माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को लेकर आया हूँ BPCC 172। देखिए स्टूडेंट्स, इसका एग्जाम 1-2 तारीख के बाद 1-2 तारीख को शायद इसका एग्जाम है। और आप लोगों का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है, समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। और इंग्लिश मीडियम वाले अगर स्टूडेंट हैं तो भैया इंग्लिश के लिए मैंने ऑलरेडी बना रखा है, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए आप लोग देख लीजिएगा। और आपका जो टाइटल है स्टूडेंट्स कोड का, क्या है आपका टाइटल? युवा, जेंडर एवं पहचान, ये आपका टाइटल है। तो ये है स्टूडेंट्स आपका क्या, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर, जो 5 इयर्स के पी वाई के अकॉर्डिंग बना है। किसके अकॉर्डिंग? पी वाई के अकॉर्डिंग। ये ऐसा नोट्स है जो 5 इयर्स के जो सबसे मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, उन सभी क्वेश्चंस को लिया है। जो आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस हैं, उन सभी क्वेश्चंस को यहाँ लिया है। अगर आप लोग इन सभी क्वेश्चंस को सही से समझोगे, सही से पूरा कंप्लीट वीडियो वॉच करोगे, मैं श्योर हूँ कि आप अच्छे मार्क्स लाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग को एक प्रॉमिस करना है कि पूरा वीडियो अंत तक देखना है, ताकि अच्छे से समझ में आपको आए। उसके बाद आप ये पीडीएफ व्हाट्सएप से ले लोगे। ठीक है, चलिए, कोई भी डाउट हो तो मैं डायरेक्ट व्हाट्सएप में मैसेज नहीं करना है। व्हाट्सएप मैसेज में व्हाट्सएप में ओनली आपको नोट्स मिलेंगे, और यहाँ पे डाउट्स के लिए आप इंस्टा मैसेज कर सकते हैं। चलिए, टाइम वेस्ट नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो आपका है क्या टाइटल? युवा, जेंडर एवं पहचान। तो युवा, युवा क्या होता है? जो आज के जनरेशन है। युवा मतलब ये समझ जाओ कि जो किशोरावस्था के बाद, मतलब समझ लो 18 साल से लेके 25 साल तक के हम लोग जो व्यक्ति होते हैं, 18 से लेके 25 साल तक के जो व्यक्ति होते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं? युवा। जो पढ़ रहे होते हैं, सपने के लिए जी रहे होते हैं, कुछ लाइफ में करना चाहते हैं, तो ये है आपका युवा। ठीक है, युवा होते हैं। इस समय बहुत स्ट्रगल का टाइम होता है। युवा का जो टाइम होता है वो बहुत स्ट्रगल का, यही टाइम होता है जब वो कुछ बड़ा करने के लिए सोच रहे होते हैं, बड़ा स्ट्रगल कर रहे होते हैं। ठीक है, जेंडर होता है, ये जेंडर हो कि समाज पे अकॉर्डिंग, समाज के अकॉर्डिंग बात करता है, जिसमें आपका महिला और पुरुष को फोकस किया जाता है। ठीक है, और भी अलग अलग, जैसे कि अलग अलग लिंग, जैसे कि मान लो कि नपुंसक लिंग के लिए भी इनका यूज किया जाता है। बट ये समाज के अकॉर्डिंग इनमें चर्चा होती है। अभी आगे हम लोग समझते जाएंगे जेंडर के बारे में भी। पहचान क्या है भाई? कि भाई लोग क्या काम करते हैं, और पहचान में आपका नाम, भाषा, संस्कृति, धर्म, जेंडर, पेशा, व्यक्तित्व क्या होते हैं? शामिल होते हैं। सो अब मैं एक बार और रिवाइज कर दूं, युवा के बारे में, जेंडर के बारे में और पहचान के बारे में। ध्यान से समझिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको, हमारा वीडियो बहुत ही पसंद आएगा, हमें पता है। और चैनल में न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर दीजिए। कंप्लीट प्रिपरेशन करवाया जाएगा, आपके जो भी सब्जेक्ट कोड है, अपना कोड भी कमेंट कर लेना। चलो, चलिए, यो सबसे पहले हम लोग समझते हैं स्टूडेंट्स क्या, युवा। क्या समझते हैं? युवा। देखिए, युवा, जिसको इंग्लिश में यूथ बोलते हैं, क्या बोलते हैं? यूथ। तो ये जीवन का वह समय होता है जब जब बचपन और वयस्कता के बीच, जब बचपन और वयस्कता के बीच हम लोग देखते हैं, बीच की उम्र को देखते हैं। ठीक है, बीच में कुछ कर रहे होते हैं। इस समय क्या होते हैं? व्यक्ति जो होते हैं नई चीजें सीखता है, सपने बुनता है। ठीक, अपने सपनों के लिए जीता है, अपनी पहचान विकसित करने के लिए मेहनत करता है, भविष्य के लक्ष्य को तय करता है। ये कौन है? युवा। अब बात करते हैं जेंडर की। किसकी बात करते हैं? जेंडर की बात करते हैं स्टूडेंट्स। तो जेंडर क्या होता है भैया? जेंडर का मतलब समझिए, जेंडर का मतलब उन भूमिकाओं, व्यवहारों और अपेक्षाओं से है जो समाज पुरुष, महिला या फिर अन्य जेंडर पहचान वाले लोगों के लिए तय करता है। कौन करता है? समाज। ठीक है, तो समाज के अकॉर्डिंग ये काम चलता है। ठीक है, और इस बात से जुड़ा है कि समाज लोगों को कैसे देखता है। पहचान इस बात पर क्या जुड़ा है कि समाज है तो वो लोगों को कैसे देखता है, लोग खुद को कैसे व्यक्त करते हैं समाज में। ठीक है, मान के चलो कोई जेंडर में, कोई जेंडर को हम लोग वैसे वैसे लिंग समझ लेते हैं। क्या लिंग? जेंडर को हम लोग अगर हिंदी में बोले तो लिंग बोलेंगे। ठीक है, तो लिंग क्या होता है? यहाँ पे स्त्रीलिंग, पुल्लिंग है ना, फेमिनिन, क्या कहते हैं, मस्कुलिन। ठीक है, तो यहाँ पे पुरुष और महिला
सब देखने को मिलते हैं, ठीक है, महिला और पुरुष देखने को मिलते हैं। अब महिला पुरुष में आपने क्या देखा? महिला पुरुष में क्या होते हैं, कोई कोई ऐसा महिला होते हैं जो पुरुष जैसा काम करते हैं, जो बहुत ही मेहनत करते हैं, स्ट्रगल करते हैं और वो नाम कमा लेते हैं। और कुछ पुरुष ऐसे होते हैं जो बैठे रहते हैं, ठीक है, कुछ लाइफ में कर नहीं पाते हैं, एकदम औरत से भी बेहतर हो जाता है। औरत तो लाइफ में बहुत कुछ कर लेते हैं, मतलब कुछ कुछ ऐसे होते हैं ना, लड़कियां बहुत कुछ लाइफ में कर लेती है, बहुत कुछ है ना। आजकल के समय अगर देखा जाए तो गर्ल्स जो है कि बहुत आगे बढ़ रही हैं, महिला जो है कि बहुत आगे बढ़ रही है हर क्षेत्र में। लेकिन बॉयज पुरुष जो है कि वो बहुत पीछे जा रहा है, ठीक है। ये क्या है, ये उनके जेंडर को बताता है, और समाज में क्या है कि जेंडर के अकॉर्डिंग वो देखा जा रहा है कि वो कितना आगे बढ़ता है। अब देखो, पहचान की अगर हम लोग बात करें, स्टूडेंट, किसकी बात करें? पहचान। तो पहचान में क्या है? अभी सर मैंने आपको पहचान के बता दिया कि जो लोग हैं वो अपने आप को विकसित करता है कुछ करके, कुछ नाम, अगर कोई भी काम करता है मतलब पढ़ता है, पढ़ने से क्या होगा, उनका नाम होगा, ठीक है। नाम होगा तो यानी पहचान बनेगा, नाम होगा तो क्या होगा, पहचान बनेगा। लाइफ अच्छा होगा तो पहचान बनेगा, माँ बाप का नाम रोशन होगा तो पहचान बनेगा। तो ये है आपका पहचान। आई होप आपको सब्जेक्ट का जो टाइटल है वो अच्छा से समझ में आया होगा। अगर आपको सब्जेक्ट का टाइटल बढ़िया से समझ में आया तो डेफिनेटली आपको पूरा वीडियो, पूरा क्वेश्चन आंसर इजी लैंग्वेज में समझ में आएंगे, और एग्जाम में एकदम फोड़ देंगे पकड़ के, हलवा है, ठीक है, एग्जाम को हलवा बना देंगे, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने देखिए, ये है। पहला क्वेश्चन क्या है कि कार्य जीवन संतुलन के विभिन्न मॉडलों का वर्णन कीजिए और कार्य जीवन संतुलन के परिणामों पर क्या कीजिए, चर्चा। तो कार्य जीवन संतुलन मतलब कि हम लोग लाइफ में जो भी कार्य करते हैं, उन कार्य के को जीवन में जो भी कार्य करते हैं उनका बैलेंस, संतुलन किस प्रकार हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। कार्य जीवन संतुलन के परिणाम क्या हो सकते हैं, है ना, इनमें अच्छे बुरे जो भी परिणाम वो हो सकते हैं। तो चलिए हम लोग आंसर को समझते हैं, फिर आसानी से समझ में आ जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। चलो, कार्य जीवन संतुलन एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपने क्या करते हैं, पेशेवर दायित्वों, किसके पेशेवर दायित्वों, व्यक्तिगत जीवन मतलब कि कोई काम काज, व्यक्तिगत जीवन की भूमिकाओं के बीच क्या करते हैं, सामंजस्य को बिठाता है। यहाँ पे समकालीन कार्य संस्कृति में यह विषय न केवल कर्मचारी के स्वास्थ्य के लिए बल्कि संगठनात्मक सफलता के लिए भी अनिवार्य बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कार्य मॉडल की अगर चर्चा करें, क्वेश्चन यही था ना, कार्य मॉडल। तो कार्य मॉडल की अगर चर्चा करें तो यहाँ पे आपको दो प्रमुख कार्य मॉडल देखने को मिलेंगे, ठीक है। और यहाँ पे और भी कई कार्य मॉडल, लेकिन दो प्रमुख आपको मॉडल देखने को मिलेंगे। पहला आप यहाँ पर देखो, स्पिल ओवर मॉडल। कौन सा? स्पिल ओवर मॉडल। यह सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत मॉडल है। इसके अनुसार एक डोमेन यानी कार्य या परिवार के अनुभव, भावनाएं और व्यवहार दूसरे डोमेन में प्रभावित होते हैं। यह सकारात्मक हो सकता है, जैसे कार्यस्थल की उपलब्धि से घर में उत्साह, या फिर नकारात्मक जैसे ऑफिस का तनाव, घर पर चिड़चिड़ापन का कारण। तो ये आपका कौन सा है? स्पिल ओवर। बट ये आपको हो सकता है समझ में नहीं आया होगा, तो मैं आपको बताता हूँ ये स्पिल ओवर मॉडल क्या है। स्पिल ओवर के इस मॉडल के अनुसार काम और निजी जीवन, समझिए, स्पिल ओवर के इस मॉडल के अनुसार काम और निजी जीवन, जैसे मतलब कहीं जॉब करते हैं, ठीक है, और कोई प्राइवेट लाइफ होता है, ठीक है, प्राइवेट लाइफ मतलब प्राइवेट लाइफ हम किसे समझे, घर वाला लाइफ है ना, अपना पर्सनल लाइफ। तो जॉब या फिर प्राइवेट लाइफ, तो ये दोनों के बीच क्या होता है, वर्क होता है। जॉब में अलग वर्क होता है, घर में अलग वर्क होता है, ठीक है। तो घर में जैसे माँ बाप के साथ रहना, बोलना, है ना, ठीक है, हंसना खेलना, ठीक, ये होता है। जॉब में प्रेशर होता है काम करने का। यहाँ कहने का मतलब ये है कि अगर हमें जॉब में तनाव होगा, जॉब में टेंशन होगा, तो जॉब में टेंशन अगर हो गया किसी बात का, तो हमें यहाँ पे घर आने के बाद भी वो टेंशन सताएगा, ठीक है। अगर हमको यहाँ पे कुछ हुआ है तो घर में आके मूड खराब रहेगा, घर में भी हम जाके डांट डपट कर देंगे, ठीक है, ऐसा भी हो जाता है, ठीक है। तो ऑफिस में अगर हम खुश रहेंगे, अगर ऑफिस में हमारा दिन अच्छा गया, अच्छा से काम किए, ऑफिस के जो मैनेजर है वो हमें तारीफ किया हमारे काम को,
ठीक है? तो अगर ऑफिस में हम खुश रहेंगे, ऑफिस में अगर हमें खुशी मिलेगा या फिर जॉब पे हमें खुशी मिलेगा, तो वो घर जब आएँगे, तो घर में भी हम खुशी से बात करेंगे, है ना? हँसेंगे, बोलेंगे, ठीक है? तो यही होता है स्पिल ऑफ पावर। क्या होता है? स्पिल ओवर, ठीक है? तो स्पिल ओवर समझ में आ गया कि अगर हमको काम में खुशी मिल रहा, तो घर में भी खुशी मिलेगा, निजी जीवन में भी खुशी मिलेगा, ठीक है? तो यही है, एक जगह की भावना दूसरी जगह पर ये स्पिल हो जाती है। दूसरा आपके सामने है, चलिए दूसरा देखते हैं, क्षतिपूर्ति मॉडल। ठीक है, यहाँ पे क्या है? क्षतिपूर्ति। यह मॉडल मानता है कि व्यक्ति एक क्षेत्र की संतुष्टि की कमी को दूसरे क्षेत्र में अधिक निवेश करके पूरा कर सकता है। ठीक है, और उदाहरण के लिए यदि किसी का कार्य जीवन निरस है, यानी कि निराश है, तो वह अपने परिवार या सामाजिक गतिविधियों में अत्यधिक सक्रिय होकर उसकी पूर्ति करता है। तो ऐसे समझ में अगर नहीं आए तो समझिए, ये समझिए, मतलब कि ये हो रहा है, अगर अगर ऑफिस में, या देखो कुछ ऐसे लोग होते हैं ना, जॉब करने जाते हैं, वहां पे काम करते हैं, वहां पे कोई भी बात हो गया, तो वहां के बात वहीं को क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। अगर छोड़ देते हैं, अब इसके बदले वो क्या करते हैं? घर आने से पहले अपना माइंड को फ्रेश कर लेते हैं, कहीं दोस्तों से मिल लेते हैं, कहीं मतलब तो होता है मूवी देखने चले ना, है ना? तो किसी के पास जीएफ है, जीएफ से मिल लिया, है ना? तो जीएफ से बात कर लिया, किसी के पास बीएफ है तो बीएफ से बात कर लिया, जिसके पास जो है दोस्त यार, जो एंजॉय, मतलब अपना, मतलब जॉब से बाहर निकलने के बाद अपना ये टेंशन को कहीं शेयर ना करते वक्त अपना टेंशन को दूर करने के लिए अपना कोई भी दूसरा काम करके खुशी ढूंढ लेता है, ताकि घर आने से पहले उसका माइंड फ्रेश हो जाए। तो यही होता है क्षतिपूर्ति मॉडल। ठीक है, चलिए अगला है जो स्टूडेंट्स आपका विभाजन मॉडल, सेगमेंटेशन मॉडल। तो इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स? इसमें भी काश उसी प्रकार होता है। यहाँ व्यक्ति कार्य और निजी जीवन दो पृथक इकाइयों के रूप में देखता है, वह सचेत रूप से दोनों के बीच एक दीवार खड़ा करता है। मतलब कि अगर ऑफिस में कुछ हो रहा है, ठीक है, अगर ऑफिस में कुछ हुआ है, तो ये काम ऑफिस में रख देगा, ठीक है, घर पर नहीं लाएगा, ठीक है, होम पे सब, ऑफिस का जो बात है वो ऑफिस में रखा, घर का जो बात है घर, मतलब कि उसका एक टारगेट बना रहता है कि भाई ऑफिस का प्रॉब्लम है तो ऑफिस में ही रखें, घर की समस्या तो घर में ही रखें, घर की समस्या को ऑफिस लेकर ना जाए, ऑफिस की समस्या को घर लेकर ना आए। बस ऐसे अगर सोच बना लेते हैं, माइंड सेट कर लेते हैं, तो उन्हें कभी ये सब बात का टेंशन नहीं होता है। समझ में आ गया? उसके बाद आपका है संसाधन सुगमीकरण मॉडल। यह मॉडल सकारात्मक दृष्टिकोण रखता है। इसके अनुसार एक भूमिका में विकसित कौशल नेतृत्व दूसरी भूमिका के निर्वहन में सहायक होता है। तो ये सेम सेम ही है वो, मतलब कि दो तीन जो है वो सेम ही प्रकार के हैं। तो ये समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है? तो आगे हम लोग देखते हैं। अब देखो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कार्य जीवन संतुलन के परिणाम। तो यहाँ पे क्या परिणाम मिल सकता है? इनके क्या परिणाम आपको देखने को मिलेंगे? ठीक है, तो इसे हम लोग समझते हैं। इनकी अगर परिणाम की बात करें तो बेहतर संतुलन के परिणाम बहुआयामी होते हैं। जैसे कि व्यक्तिगत स्वास्थ्य, उचित संतुलन में मानसिक तनाव, बर्नआउट और अवसाद में कमी आती है। शारीरिक रूप से यह हृदय रोगों और निद्रा समस्याओं को कम करता है। देखिए स्टूडेंट्स, मैं अपने तरीके से अगर बताऊं स्टूडेंट्स कि अगर इनके परिणाम की बात करें, तो यहाँ पे दो परिणाम देखने को मिल सकते हैं, ठीक है? कौन परिणाम? दो परिणाम। एक पॉजिटिव कंसिक्वेंसेस, ठीक है, पॉजिटिव कंसिक्वेंसेस, ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं अच्छे परिणाम। तो यहाँ पे अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं और बुरे भी। तो अच्छे परिणाम क्या देखने को मिल सकते हैं, सॉरी बुरे कहते हैं, बुरे नहीं, गुड है, और भी मैं आपको बताऊंगा। तो पहले अच्छे परिणाम की अगर बात करें, तो यहाँ पे क्या होता है, मानसिक जो है कि स्वास्थ्य अच्छा रहता है, जो मन होता है वो शांत रहता है, तनाव इसमें नहीं होता है, बहुत कम, चिंता इसमें कम होता है, ठीक है। यानी कि जिस व्यक्ति को आराम और परिवार के लिए समय मिलता है, वो सबसे ज्यादा खुश होता है इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। दूसरा हम ले सकते हैं, अ, दूसरा हम ले सकते हैं इसमें, देखिए इसमें अलग अलग क्या क्या दिया है, लेकिन आपको इजी लैंग्वेज में मुझे मुझे समझाना है। तो दूसरा लेंगे हम लोग, गुड फिजिकल हेल्थ,
ठीक है, गुड फिजिकल हेल्थ। तो यहाँ पे जो है कि क्या क्या दूसरा क्या होता है, इसमें परिणाम ये देखने को मिलते हैं कि शारीरिक जो स्वास्थ्य वो अच्छा रहता है। ठीक है, शारीरिक स्वास्थ्य क्या रहता है, अच्छा रहता है। इसमें नींद अच्छी आती है, थकान कम होती है, शरीर क्या होते हैं, स्वस्थ होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखें तो नेक्स्ट क्या फायदा है, क्या परिणाम है कि इसमें परिवार जो है कि वो मजबूत होते हैं, परिवार के साथ समय मिलता है ना, रिश्तों में प्यार बढ़ता है, हायर जॉब सेटिस्फेक्शन इसमें मिलता है। ठीक है, तो इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी होता है। तो ये हमने अभी देखा, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी मतलब क्या होता है, काम करने की क्षमता बढ़ता है। अब इसमें हमने अभी तक पॉजिटिव देखा, ठीक है, क्या देखा, पॉजिटिव देखा, कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है, अब इसमें हम लोग नेगेटिव कंसिक्वेंसेस कर देखें, तो अगर हम क्या करें, सबसे पहले इसमें अगर हम नेगेटिव देखें तो स्ट्रेस एंड एंजाइटी को देखेंगे, तनाव और चिंता को। क्या, इसमें बहुत ज्यादा काम करने से मानसिक दबाव बढ़ जाता है। अगर हम कहीं जॉब में या ऑफिस में कहीं भी काम करते हैं, बहुत ही काम करते हैं, तो इसमें कि हमारे मानसिक जो है कि मानसिक दबाव वो बढ़ जाता है, जो हमारे लिए नुकसान है। हेल्थ समस्याएं अगर बात करें तो स्वास्थ्य में प्रॉब्लम आती है, जैसे कि सिर दर्द होना, ठीक है, सिर दर्द होना, ठीक है, थकान महसूस होना, नींद की कमी आना, इस तरह से आपको देखने को मिलते होंगे। ठीक है, फैमिली प्रॉब्लम हो जाता है, फैमिली से इसमें दूर हो जाते हैं ना, फैमिली से बात करने का मन नहीं करता है, फैमिली के पास बैठने नहीं, फैमिली से झगड़ा वगड़ा कर लेते हैं, इस तरह से हो जाता है। ठीक है, डिप्रेशन या फिर बर्नआउट का भी इसमें हम लोग शिकार देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों ने ये क्वेश्चन समझ लिया बहुत अच्छे तरीके से। फर्स्ट क्वेश्चन इतना देर लगा दिया समझाने में, क्यों लगाया, क्योंकि मैं चाहता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छा समझाओ। हालांकि आप जल्दी जल्दी मैं खींचूंगा, ठीक है, जल्दी जल्दी समझाऊंगा आपको। क्वेश्चन नंबर आपका 2 यही है कि आक्रामकता एवं हिंसा की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। आक्रामकता एवं हिंसा निर्धारण करने वाले कारकों पर क्या कीजिए, चर्चा कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो सोचते होंगे कि ये आक्रामकता आखिर ये है क्या। आक्रामकता कलर बदलता, ठीक है, आज थोड़ा कलर बदल लेता, कौन सा कलर, कौन सा कलर, ये कलर देखो, ऐसे कलर है, अच्छा नहीं लग रहा, ये कलर देखो, ये भी कलर ठीक है, ठीक है, या फिर ये कलर, हाँ, ये भी ठीक है, चलो इसी को देखते हैं। तो आक्रामकता का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, कि यहाँ पे एग्रेशन होता है। आक्रामकता ये है कि जब कोई व्यक्ति गुस्से में किसी को अगर नुकसान पहुंचाने लगता है, जब कोई व्यक्ति गुस्से में किसी को अगर नुकसान पहुंचाने पहुंचाने लगता है, इसी नुकसान पहुंचाने की स्थिति को हम लोग क्या कहेंगे, आक्रामकता। समझ में आ रहा है, आक्रामकता किसे कहेंगे, जब हम किसी गुस्से में किसी को नुकसान पहुंचाते हैं, तो इसे हम लोग आक्रामकता कहते हैं। जैसे कि गुस्सा आएंगे, गुस्सा आएगा तो वहां पे हम किसी को चिल्ला देंगे, ठीक है, किसी पर चिल्ला देंगे, गाली दे देंगे, धमकी दे देंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या समझे, आक्रामकता मतलब किसी पर चिल्लाना, गुस्सा करना, धमकी देना। इतना अच्छा समझ में आ रहा है, इतना अच्छा कौन समझाएगा भैया। उसके बाद हिंसा। हिंसा का मतलब क्या होता है, वो हिंसा क्या आता है, आक्रामकता से बड़ा शक्तिशाली डेंजर होता है। डेंजर क्या हुआ भैया, हिंसा में क्या होता है, किसी को बहुत अधिक चोट हम पहुंचा लेते हैं। हिंसा में क्या होता है, जब किसी को शारीरिक या मानसिक चोट पहुंचाई जाए, तो यहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं, हिंसा कहते हैं। जब किसी को अधिक मानसिक और या फिर शारीरिक, किसी को मार दिए, ठीक है, या फिर किसी को ऐसा बात कह दिए जिसमें बहुत ज्यादा टेंशन हो गया, या फिर किसी के बारे में छल कपट कर दिए। ठीक है, इसका मतलब ये समझ जाओ, हिंसा क्या होता है, मारपीट करना, घरेलू हिंसा भी हो सकता है, किसी को अगर चोट पहुंचाते हैं, अत्यधिक चोट, तो यही होता है हमारा हिंसा। ठीक है, तो आक्रामकता हो गया कि गुस्सा करना, तो ये ज्यादा नुकसान नहीं करता, लेकिन हिंसा क्या होता है, बहुत खतरनाक होता है। ठीक है, तो इसी के बारे में यहाँ पूछ रहा है भैया, कहाँ कोई प्रॉब्लम है, क्वेश्चन अगर समझ में आ गया तो आंसर तो हलवा हो गया ना। ठीक है, आंसर आप लोग खुद से पढ़ सकते हैं भैया, पढ़िएगा खुद से समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा मैं अगर पढ़ना चाहूँ तो पढ़ लूँ, चलो। आक्रामकता और हिंसा मानव व्यवहार के वे जटिल और विनाशकारी स्वरूप हैं जो मनोवैज्ञानिक और सामाजिक शोध का क्या है, मुख्य केंद्र है। सही बात है, अभी समझाया आपको। जहां आक्रामकता एक उद्देश्यपूर्ण व्यवहार है जिसका लक्ष्य क्षति पहुंचाना है, वही हिंसा उस व्यवहार का चरम भौतिक प्रदर्शन है, यहाँ पे इस तरह से। ठीक है, तो ये आप लोग वीडियो को रोक कर समझ लेना। चलिए।
देखो मजा आ गया कि आया ना, कितना कम समय में आप लोगों को क्वेश्चन समझा दिए, बाकी आप लोग पढ़ लीजिएगा नोट्स लेकर, है कि नहीं स्टूडेंट्स? वेरी गुड। अब चलो क्वेश्चन है, आक्रामकता एवं हिंसा की व्याख्या कीजिए। आक्रामकता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या हो गया कि दो क्वेश्चन आ गया एक ही जैसा। देखिए, आक्रामकता एवं हिंसा की व्याख्या कीजिए, और ऊपर में देखिए आक्रामकता और हिंसा की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या, आक्रामकता एवं हिंसा की अवधारणा की व्याख्या कीजिए, और इधर ठीक है, आक्रामकता एवं हिंसा की व्याख्या कीजिए। दोनों सेम ही टाइप के क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 4, साम्यता और समानता की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। साम्यता और समानता को बढ़ावा देने के उपायों का सुझाव दीजिए। तो यहाँ पे दो चीज देखने को मिला आपको, साम्यता और समानता। सामाजिक न्याय और मानवाधिकारों की बहस में साम्यता और समानता दो आधारभूत शब्द हैं, जिन्हें अक्सर एक ही क्या कर लिया जाता है, समझ लिया जाता है, परंतु इनके बीच क्या होता है, गहरा अंतर होता है। तो यहाँ पे हम लोग साम्यता और समानता को समझना है सबसे पहले। साम्यता का मतलब होता है कि सभी व्यक्ति, जो भी व्यक्ति है, सभी व्यक्ति की जो जरूरत है, जरूरत के अनुसार क्या करना, मदद करना, ताकि सब बराबरी तक क्या हो सके, पहुंच सके। ठीक है, तो ये क्या है, साम्यता। जैसे कि बच्चा कमजोर है तो एक्स्ट्रा पढ़ाई करे या फिर मदद देना, मतलब उनका हेल्प करना। ठीक है, तो आसान शब्दों में अगर ऐसे कहें कि जिसकी जितनी जरूरत हो उतनी उनको मदद किया जाए, तो ये क्या होगा, साम्यता। ठीक है, समानता की अगर बात करें तो सभी लोगों को एक जैसा व्यवहार, अधिकार और अवसर देना ही क्या कहलाएगा, समानता कहलाएगा। समझ में आ गया? साम्यता की अगर साम्यता का मतलब यह होगा जिसको जितना जरूरत है उतना हेल्प किया जाए। समानता क्या है कि जितने भी लोग हैं देश में, सभी लोगों को समान हक मिले, समान अधिकार मिले, समान व्यवहार किया जाए सबके साथ। ठीक है, सभी को समान अवसर दिया जाए। ठीक है, तो इस जैसे कि स्कूल में सभी बच्चों को एक ही किताब मिले, स्कूल में सब बच्चे का को टीचर एक ही नजर से देखे। ठीक है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, चमार, डोम, कुछ भी भेदभाव ना हो। ठीक है, तो ये होगा आपका समानता। आई होप साम्यता और समानता समझ में आ गया। चलिए इसको हम लोग आगे समझते हैं। यहाँ पर अर्थ भी दिया गया, देखिए समानता, इसका अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति को समान स्थान, संसाधन और अवसर प्रदान करना, चाहे उनकी पृष्ठभूमि या जरूरत कुछ भी हो। एक ही आकार सबके लिए के सिद्धांत पर क्या होता, काम करती है। साम्यता अभी हम लोग समझा दिया, समता सब इसका साम्यता या निष्पक्षता पर आधारित है। इसका अर्थ है व्यक्ति की विशिष्ट आवश्यकताओं और बाधाओं को पहचानते हुए उसे संसाधन देना, ताकि वह दूसरों के बराबर पहुंच सके। साम्यता समानता प्राप्त करना एक मार्ग है। ठीक है, हम आपको समझा दिए। बढ़ावा देने के उपाय सब मैं अपने लैंग्वेज में भी समझाता हूँ आपको, है कि नहीं? मजा आता है कि? बहुत मजा आता होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। इन मूल्यों को समाज में स्थापित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाया जाना चाहिए, जैसे कि समावेशी शिक्षा। शिक्षा जो है कि वो व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जहाँ हाशिए पर रहने वाले समुदाय, दिव्यांग और आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को विशेष सहायता मिले, ताकि वे मुख्य धारा के साथ प्रतिस्पर्धा कर सके। ठीक है, तो समावेशी शिक्षा हो, क्या हो, समावेशी शिक्षा। तो समावेशी शिक्षा एक ऐसी शैक्षिक प्रणाली है जिसमें शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक या फिर आर्थिक रूप से भिन्न भिन्न होने के बावजूद सभी बच्चे, चाहे वे दिव्यांग क्यों न हो, प्रतिभाशाली क्यों न हो, सबको क्या हो, एक ही कक्षा में रखा जाए, एक ही पढ़ाई करवाया जाए। ठीक है, एक ही छत के नीचे बिना किसी भेदभाव के बताया जाए। तो यही हो आपका समावेशी शिक्षा, मतलब सबको समान शिक्षा मिले। ठीक है, दूसरा नीतिगत क्या, दूसरा है आपका नीतिगत हस्तक्षेप और आरक्षण।
है ना, ऐतिहासिक रूप से वंचित समूहों के लिए क्या हो, सकारात्मक भेदभाव या फिर आरक्षण की नित्य साम्यता का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। यह उन लोगों को ऊपर उठाने मदद करता है जो सदियों से पीछे है। ठीक है, तो मतलब कि यहाँ पे क्या हो कि आरक्षण हो, अगर मतलब कोई गरीब है उनकी मदद किया जाए, ठीक है, कहीं कोई किसी से कोई प्रॉब्लम है तो उनकी मदद किया जाए। ठीक है, तो वो नीतिगत हस्तक्षेप और आरक्षण में आता है। आगे नेक्स्ट है आपका आर्थिक सशक्तिकरण। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे है समान कार्य के लिए समान वेतन और ऋण सुविधाओं में साम्यता लाना, ये क्या है, आवश्यक है। महिला और ग्रामीण उद्यमियों को विशेष प्रोत्साहन देना आर्थिक खाई को कम करने का क्या है, प्रभावी तरीका है। तो ये आर्थिक सशक्तिकरण में क्या कह रहा है कि जो किसी के पास अगर स्थिति प्रॉब्लम है, किसी के पास स्थिति खराब है, तो उनके लिए भी क्या हो, समान कार्य के अकॉर्डिंग जो उसका कार्य किया जाए उसके अकॉर्डिंग समान वेतन में, मतलब कि उन्हें जितना अगर काम किया वो कर रहे हैं, मतलब 2 घंटा अगर काम कर रहे हैं तो 2 घंटा का सही मुनाफा, मतलब सही वेतन उसको मिले। ठीक है, 2 घंटा काम कर रहा है तो अगर 200 रुपया घंटा अगर देखा जाए तो 2 घंटा का उसे 400 रुपया दिया जाए। ठीक है, तो ये होता है आर्थिक सशक्तिकरण में समान नियम दोनों की तरफ से मिले। ठीक है, आगे अगला है जागरूकता और संवेदीकरण। समाज में व्याप्त पूर्वाग्रहों जैसे जातिवाद और लैंगिक भेदभाव को खत्म करने के लिए व्यापक जागरूकता अभियान चलाने, क्या करना चाहिए, व्यापक जागरूकता अभियान चलाना चाहिए। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया है, और जागरूकता समझ ही आ गया ना, जागरूकता क्या है ना, जागरूक तो आप लोग नाम से पता चलता होगा जागरूक। ठीक है, और संवेदीकरण, संवेदीकरण का मतलब है कि अगर हमें किसी चीज के बारे में पता चला है, जानकारी हुआ है, तो उनके बारे में हमें सतर्क हो जाना है। ठीक है, और यानी कि देखिए ये समझिए, जागरूकता का मतलब होता है जानकारी प्राप्त होना किसी भी घटना के बारे में, किसी भी समस्या के बारे में, और संवेदीकरण का मतलब होता है उन जानकारी के बारे में, उन घटना के बारे में गंभीर तरीके से तैयार होना। ठीक है, उनके बारे में सकारात्मक हो, नकारात्मक, सकारात्मक समझ लो, सकारात्मक हो या गंभीर तरीके से एक्शन लेना। ठीक है, तो ये हो गया जागरूकता और संवेदनीकरण। चलिए ये कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं अब 5, जेंडर और पहचान के बारे में विस्तार से बताइए। यहाँ क्या है, जेंडर और पहचान की बात करता है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि ये जेंडर, तो जेंडर की अगर बात करें तो जेंडर और पहचान, जेंडर और पहचान ये समाज और व्यक्ति के जीवन के क्या है, महत्वपूर्ण अंग है, महत्वपूर्ण भाग है। ये बताते हैं कि व्यक्ति जो है उसको, वो खुद को कैसे का समझता है और समाज में उसे लोग कैसे देखते हैं। ठीक है, तो वो समाज को कैसे देखता है, समाज उन्हें कैसे देखते हैं, तो ये जेंडर और पहचान दोनों डिसाइड करता है। तो इनमें से अगर जेंडर की बात करें तो अगर आपको जेंडर और पहचान को अगर सही से फिर से अगर एक बार समझना हो, वैसे तो मैं पहले से चर्चा करते करते आ रहा हूँ, तो जेंडर का मतलब होता है समाज द्वारा तय की गई भूमिका, व्यवहार, अपेक्षाएं, लड़का और लड़कियों की ये जो अपेक्षाएं हो किसके, लड़के और लड़कियों, लड़का और लड़कियों से जुड़ी हुई अपेक्षाएं होती है। मतलब कि अगर समाज में लड़का है, समाज में लड़की है, तो ये दोनों कैसे काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, क्या लड़का लड़की से बेहतर है या फिर लड़की लड़का से बेहतर है। यहाँ पे काम जो अपने काम किस तरह से कर रहे हैं, किसका किस स्किल्स है, कौन किस तरह से समाज में आगे बढ़ रहे हैं, ये देखता है कौन, जेंडर के थ्रू। ठीक है, तो इन्हीं सामाजिक विचारों को हम लोग क्या कहेंगे, जेंडर कह रहे हैं। ठीक है, जैसे कि अगर एग्जाम्पल के थ्रू अगर इसे समझाया जाए, किसे, जेंडर को अगर एग्जाम्पल के थ्रू अगर समझाया जाए, तो यहाँ पे क्या है कि समाज क्या कहते हैं, जो लड़के हैं, ठीक है, जो लड़के हैं तो वो क्या होते हैं, स्ट्रोंग होते हैं, वो मजबूत होते हैं, है ना, और वो हर काम को आसानी से कर लेते हैं। लेकिन समाज लड़कियों के बारे में क्या कहती है, लड़कियों के बारे में, महिलाओं के बारे में कहती है कि ये घर में रहने वाले हैं, इनके पास सिर्फ घर तक का ही पावर होता है, उसके बाद ये कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ भेदभाव, समाज एक लड़का एक लड़की, ठीक है, लिंग के अकॉर्डिंग जो भेदभाव करता है, और ये समाज देखता है कि वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, तो यही आपका जेंडर हो जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में जेंडर आया होगा। और बात करते हैं पहचान की, किसकी बात करें, पहचान की अगर बात करें
तो पहचान का क्या है? पहचान का मतलब है कि व्यक्ति जो है वो खुद को कैसे देखता है और कैसे समझता है। मान लो कि व्यक्ति अपने आप में सोचता है कि भाई व्यक्ति का क्या नाम है, व्यक्ति का क्या भाषा है, ठीक है? पहचान यही में आएगा ना, तो पहचान कैसे होगा? पहचान में हम लोग नाम का पता करेंगे, क्या नाम है, क्या भाषा बोलते हैं, कौन सी संस्कृति से है, कौन सा धर्म है, कौन सा जेंडर है, ठीक है? शिक्षा क्या है, व्यक्तित्व क्या है, तो पहचान में ये सब चीज को देखा जाता है। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। अब हम आगे चलते हैं, इसे वीडियो को रोककर आप लोग पढ़ लीजिएगा। हम सही से क्वेश्चन को ही समझाते हैं तो आपका टेंशन दूर है, ताकि आप इजीली आपको समझ में आ जाएगा। ये पीडीएफ आप लोग परचेस कर लीजिएगा भैया व्हाट्सएप में। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 6 है, परिवार संदर्भ में मानव विकास पर चर्चा कीजिए। परिवार के संदर्भ में मानव के क्या विकास हैं, इनके बारे में चर्चा करना। तो यहाँ साफ साफ लिखा है, परिवार मानव विकास की प्राथमिक और सबसे प्रभावशाली इकाई है ना। मतलब कि अगर कोई भी मनुष्य आगे बढ़ना चाहे, आगे तभी ना बढ़ता है जब उनके परिवार उनका साथ देता है। मान लो एक छोटा बच्चा है, ठीक है, एक छोटा बच्चा है, उन्होंने छोटा बच्चा मतलब 5 साल का है। अब ये 5 साल के बच्चे 10 साल के भी होंगे, ठीक है, ये बच्चे 15 साल के भी होंगे, ठीक है। अब जो 5 साल के बच्चे हैं उनके परिवार उनको सपोर्ट करेंगे, ठीक है, सपोर्ट करेंगे, उनका साथ देंगे, उनको पढ़ाएंगे लिखाएंगे, ठीक है, हर तरह से साथ देंगे, उन पर खर्चा करेंगे, उन पे इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है, तभी वो 10 साल में थोड़ा सा इम्प्रूव होगा। ठीक है, फिर 10 साल के बाद भी मतलब वो इंटर में मतलब 7 क्लास 8 क्लास में पढ़ेंगे 10 साल में। फिर धीरे धीरे वो क्या करेंगे और आगे बढ़ेंगे, 9 10th में जाएंगे, तो उनका विकास परिवार के द्वारा होगा। और परिवार कई तरीकों से एक दूसरे के विकास, मतलब कि परिवार में एक फैमिली हो, फैमिली में बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है, फैमिली में पति पत्नी बच्चे है ना, बूढ़े सब होते हैं, सब एक दूसरे को मदद करते हैं, हर तरह से मदद करते हैं। बीमार पड़ जाए उनमें मदद करना, बहुत सारे समस्या को देखा जाता है, उनपे मदद किया जाता है। तो ये क्या है परिवार के संदर्भ में, तो यहाँ पर वही लिखा है, यह वह धुरी है जहाँ व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास क्या होता है, शुरू होता है। कहाँ से? परिवार से ही। तो प्रारंभिक समाजीकरण, परिवार की भूमिका के विभिन्न आयाम में सबसे पहला प्रारंभिक समाजीकरण में देखिए, तो इसमें क्या है, बच्चा व्यवहार के मानक, भाषा और नैतिक मूल्य अपने परिवार से ही सीखता है। जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे जो भी है वो मैं आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ पहले। माता पिता का व्यवहार बच्चे के व्यक्तित्व की नींव रखता है ना। उदाहरण के लिए, जिस परिवार में प्रेम और सहयोग का वातावरण होता है वहां बच्चे अधिक आत्मविश्वासी और सहानुभूति क्या करते हैं, सहानुभूति विकसित होते हैं। यहाँ पे संवेगात्मक सुरक्षा, ठीक है, परिवार व्यक्ति को भावनात्मक संबल प्रदान करता है। संकट के समय परिवार का साथ व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को अस्थिर रखने में मदद करता है। इसके विपरीत कलहपूर्ण परिवारों में पले बच्चों में अक्सर आक्रामकता और असुरक्षा की भावना देखी जा सकती है। मतलब कि यहाँ संवेगात्मक मतलब ये है कि बच्चों के प्रति जिस परिवार में आप हो उस परिवार में आपका क्या वैल्यू है, आपका क्या महत्व है, आपका क्या ख्याल रखा जाता है ना। और आपको अगर हर तरह से रक्षा किया जा रहा है, आप एक बच्चे हो, आपको पढ़ा रहे हैं लिखा रहे हैं, सही बात सिखा रहे हैं, जब जो चाहते हो आपको वो दिया जाता है, प्रेम पूर्वक बातें किया जाता है, प्रेम भाषा सिखाया जाता है, तो आप बहुत आगे बढ़ते हो, आप में विकास होता है। और वही जगह में जहाँ झगड़ा झंझट है ना, दारू नशा हैन टेन जौन सो जो सा होते रहता है ना, मारपीट जहाँ जैसा तैसे होते रहता है, वहां पे कला होता है। और वैसे बच्चे आक्रामकता या असुरक्षा के रूप धारण करता है। आक्रामकता मतलब कि हिंसा का रूप धारण कर लेना, ठीक है ना, हमेशा गुस्सा की भावना से देखना, किसी को मार देना, ये सब आपका इसमें आता है। चलो संज्ञानात्मक, ठीक है, विकास, घर में होने वाली बातचीत, कहानियां, खेल बच्चों की बौद्धिक क्षमता को बढ़ाते हैं। माता पिता द्वारा दिया गया शिक्षा प्रति दिखाया गया उत्साह बच्चे की शैक्षणिक उपलब्धि को सीधे प्रभावित करते हैं। ये वही है, ठीक है, ये वही है, मतलब कि अगर माता पिता ने उनको अच्छे स्कूल में शिक्षा दिया तो वो अच्छा ही लाइफ में कुछ करता है, अच्छा ही बातें सीखता है, दूसरों के साथ भी अच्छा से व्यवहार रखता है, ठीक है। और पारिवारिक संरचना का प्रभाव, आधुनिक समय में
संयुक्त और एकल परिवारों का विकास पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है। संयुक्त परिवार में बच्चा साझा करने और सहिष्णुता के गुण साझा करने और सहिष्णुता के गुण सीखता है, जबकि एकल परिवार में वह अधिक स्वायत्त और स्वतंत्र हो सकता है। उदाहरण, यदि परिवार में जेंडर समानता का पालन किया जाता है तो वहां बालक महिलाओं के प्रति सम्मानजनक दृष्टिकोण रखेगा और बालिका अधिक महत्वाकांक्षी। और परिवार वह प्रयोगशाला है जहां भविष्य के नागरिकों का निर्माण होता है। परिवार की गुणवत्ता सीधे तौर पर समाज के विकास की गुणवत्ता को निर्धारित करती है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 को देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, पहचान के विभिन्न सिद्धांतों पर चर्चा कीजिए। देखिए, पहचान का मैंने आपको बताया था कि नाम है ना, पता, ठीक है, भाषा, किसी व्यक्ति के नाम, पता, भाषा, संस्कृति, रहन सहन, उनके बारे में जानकारी को प्राप्त करना ही क्या कहलाता है, पहचान है, कहलाता है। और उनके विभिन्न सिद्धांत, बस यही बताना। अब ये पहचान ही समझ में आ गया तो आराम से क्वेश्चन का आंसर खुद से भी दे सकते हैं भैया। तो चलिए देखते हैं। पहचान का निर्माण एक जटिल प्रक्रिया है। क्या है? एक जटिल क्या है? प्रोसेस है, जिसे समझने के लिए मनोवैज्ञानिकों ने विभिन्न सिद्धांत क्या किए, प्रस्तुत किए हैं। ये सिद्धांत बताते हैं कि जो व्यक्ति है ना, व्यक्ति यानी कि मैं कौन हूँ, व्यक्ति क्या बताते हैं कि व्यक्ति है कौन, है ना, इनके प्रश्न का उतार कर कैसे खोजता है। मतलब कि पहचान का सिद्धांत ये करता है कि कोई भी व्यक्ति है तो वो व्यक्ति आखिर है कौन, उस व्यक्ति के बारे में जानना, वो क्या करते हैं, है ना, उनका क्या लक्षण है, उनका क्या व्यवहार है। तो इन चीजों के बारे में गहन विचार करना आपका पहचान आता है। तो इनको अलग अलग वैज्ञानिकों ने, मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग पुष्टि किया। जैसे कि एरिक्सन, पहला सिद्धांत देखो, एरिक्सन का मानो तो सामाजिक सिद्धांत। तो एरिक्सन ने क्या दिया कि एरिक्सन ने कहा कि एरिक्सन ने पहचान निर्माण को जीवन भर चलने की प्रक्रिया माना है। मतलब कि एरिक्सन ने क्या कहा कि जो पहचान है वो जीवन भर चलने वाली है, जब तक आप जिंदा रहोगे तब तक आपका पहचान बना रहेगा। उन्होंने किशोरावस्था को पहचान बनाम का पहचान भ्रांति का आचरण कहा। मतलब कि किशोरावस्था से ही पहचान बनाना स्टार्टअप हो गया। मतलब ये कहा कि जो किशोरावस्था है उसी समय से ये होता है कि जो यूथ होते हैं, जो व्यक्ति होते हैं, वो अपनी पहचान बनाने निकलता है। वो अपने माँ बाप को माँ बाप के जो ये है, ठीक है, माँ बाप के जो लाड़ प्यार है उनसे दूर हटके एक नया पहचान बनाया जाता है। ठीक है, तो ये पहला उनका कह रहा है चरण है। इस चरण में किशोर अपनी भूमिका और भविष्य की पहचान को लेकर क्या करता है, संघर्ष करता है। समझ में आ रहा ना? यदि वह सफल होता है तो उससे उसमें निष्ठा का गुण विकसित हो जाता है ना, उनको उनके अंदर एक जुनून आ जाता है। ठीक है, उसके बाद आपका दूसरा मनोवैज्ञानिकों ने सिद्धांत दिया जेम्स मार्सिया की पहचान स्थितियां। किसने? जेम्स मार्सिया। तो इसने मार्सिया ने कहा कि जो एरिक्सन है, एरिक्सन ने जो बताया, इन कार्य को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने पहचान की 4 स्थितियां बताई। मतलब कि ये तो एरिक्सन की बात से सहमत थे, बट उनके अकॉर्डिंग इन्होंने 4 स्थितियां बताया। कौन? मार्सिया ने। ठीक है, पहला आपका पहचान उपलब्धि, संकट के बाद किसी विचारधारा के प्रति प्रतिबद्धता। ठीक है, क्या है? मोरेटोरियम, पहचान की सक्रिय खोज की अवस्था बताया। अगला है तीसरा है फोरक्लोजर। तो फोरक्लोजर बिना खोजबीन के माता पिता की पहचान को अपना लेना। मतलब कि ऐसे है, ये फोरक्लोजर में क्या होता है कि बिना खोजबीन का, ठीक है, बिना खोजबीन का क्या करना, माता पिता की पहचान को ही अपना लेना। ठीक है, पहचान विस्तरण, इसमें क्या है कि ना तो कोई खोज हो और ना ही कोई प्रतिबद्धता हो। तो ये है इनका। आगे है सामाजिक पहचान सिद्धांत। अगला सिद्धांत कौन सा है? सामाजिक पहचान सिद्धांत। इसमें क्या है, ताफेल और टर्नर के अनुसार, क्योंकि इसमें ये वैज्ञानिक है, ताफेल और टर्नर मनोवैज्ञानिक। तो इनके अनुसार व्यक्ति की जो वह पहचान है उसके सामाजिक समूह जैसे कि धर्म, राष्ट्र, क्लब से जुड़ने से बनती है। हम अंतः समूह को बेहतर और बाह्य समूह को कमतर मानकर अपनी पहचान को पुख्ता करते हैं। तो चलिए, आई होप इसमें थोड़ा सा और समझ लेते हैं, आपको समझ में आया होगा। तो पहचान निर्माण में संस्कृति और सामाजिक परिवेश की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह केवल एक व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं बल्कि समाज के साथ व्यक्ति के निरंतर संवाद का परिणाम है। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 8। प्रारंभिक वयस्कता
कि विकासात्मक कार्य प्रारंभिक वयस्कता के समय विकास वालों पर चर्चा कीजिए। तो यहाँ पे बात ये है, क्वेश्चन तो पढ़ लिया बट ये प्रारंभिक वयस्कता ये क्या होता है? तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स, प्रारंभिक वयस्कता, तो प्रारंभिक वयस्कता जो है वो लगभग 18 से, ठीक है, 18 से लेके 40 वर्ष, ठीक है, 18 से लेके 40 वर्ष तक की आयु तक का क्या होता है, समय होता है। प्रारंभिक वयस्कता क्या होता है? 18 से 40 तक का आयु का समय होता है। तो आपके बुक में 20 से दिया गया है, तो बुक 20 से लिया गया, ठीक है। तो 18 से लेके 40 तक का क्या होता है, वो समय होता है। इस समय व्यक्ति जिम्मेदार और स्वतंत्र बनता है। यानी देखो, जिम्मेदारी लेना स्टार्ट करता है 18 से ही, सोच लो। और ये स्वतंत्र और जिम्मेदारी लेते रहता है कब तक? 40 ईयर तक। उसके बाद तो वो अपने आप को थोड़ा रेस्ट मोशन में लाने चाहता है, ठीक है। तो चलिए, यही बात, इनके क्या क्या पहलू हैं, वही पहलू को हमें समझना है। देखिए, पहलुओं की अगर बात करें स्टूडेंट्स, जैसे कि प्रारंभिक इस वयस्कता में क्या होता है, लोगों को कैरियर बनाना की बात होता है। क्या? लोगों को कैरियर बनाना होता है, लोगों को परिवार बनाना होता है, स्वतंत्र जीवन जीना होता है, सामाजिक संबंध बनाना होता है, ठीक है, शारीरिक विकास करना होता है, मानसिक विकास करना होता है, भावनात्मक विकास, सामाजिक विकास, ठीक है। तो ये सब कुल मिला के प्रारंभिक वयस्कता में ही देखने को आपको मिलते हैं। समझ में आ गया? तो इस समय क्या-क्या होता है, वही आपको कौन-कौन सा विकास होता है, वही पूछा, ठीक है। चलिए समझते हैं पढ़ते हुए। प्रारंभिक वयस्कता सामान्यतः 20 से 40 वर्ष तक की आयु तक मानी जाती है। जीवन का वह पड़ाव है, यह क्या है? जीवन का वह पड़ाव है जहाँ व्यक्ति स्वतंत्र और नई जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाए रखता है, ठीक है। जहाँ तो व्यक्ति स्वतंत्र भी रहना चाहते हैं और जिम्मेदारी को भी निभाना चाहते हैं, दोनों। स्वतंत्र भी रहना चाहते हैं और जिम्मेदारी को भी निभाना चाहते हैं। तो दोनों उनके पार होता है और दोनों को बैलेंस्ड करते हुए चलते हैं, ठीक है। और देखो, इसमें क्या है, प्रमुख विषय विकासात्मक कार्य की अगर बात करें तो जीवन साथी का चयन और विवाह। इस समय के बाद क्या होता है, जैसे कि 20 के बाद, 21 के बाद, 22 के बाद, ठीक है, 20 के बाद विवाह, विवाह का भी एक दौर आ जाता है ना? क्या आता है, व्यक्ति में विवाह करने की एक दौर आता है, जीवन साथी चुनना, विवाह करना। तो इस तरह का सबसे महत्वपूर्ण कार्य एक अस्थायी संबंध बनना और परिवार शुरू करना होता है, ठीक है। यह व्यक्ति के भावनात्मक विकास की क्या होती है, कसौटी होती है, ठीक है, फीलिंग से जुड़ी होती है। दूसरा आप इसके आता है करियर की स्थापना इसी समय। तो ऐसे भी होते हैं जो कि सबसे पहले क्या करना चाहते हैं, वो करियर बनाना चाहते हैं इस एज में, ठीक है। तो इस एज में मतलब कि प्रारंभिक वयस्कता में तो सबसे पहले क्या करना चाहते हैं, करियर बनाना चाहते हैं। लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग, वो करियर ना बना के पहले विवाह कर लेते हैं। तो ये सब होता है, लेकिन सबसे पहले करियर ही बनना चाहिए। तो करियर की स्थापना भी होती है। शिक्षा पूरी करने के बाद आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना और अपने पेशेवर में पहचान बनाना इस समय की प्राथमिकता होती है, ठीक है। करियर की स्थापना मतलब अगर करियर बना रहे हैं तो उसका लाइफ अच्छा होता है, वो स्वतंत्र महसूस करता है, ठीक है। उसका जीवन अच्छा होता है, आर्थिक स्थिति से एक स्वतंत्र, आर्थिक स्थिति उसका सही हो जाता है और एक स्वतंत्र टाइप से उसको फील होता है। उसके बाद नागरिक की जिम्मेदारी। नागरिक जिम्मेदारी, व्यक्ति समाज और समुदाय के प्रति अधिक जागरूक और जिम्मेदार बनता है इस समय के बाद। मान लो कि 30 साल के हो गए, है ना, 20 से 30, 20 में एकदम जोश जुनून है, उसके 20 से 30 साल के बाद थोड़ा सा एजेड हो जाते हैं और वो नागरिक की तरफ, समाज की तरफ ध्यान देने लगते हैं, ठीक है। ये बात है। तो विकास के पहलू की बात करें तो भाई शारीरिक विकास होता है। इस अवस्था में शारीरिक क्षमताएं अपने चरम पर होती है। व्यक्ति की जो प्रजनन क्षमता होती है और मांसपेशी होती है वो सबसे अधिक होती है। लेकिन 30 की उम्र के बाद धीरे-धीरे गिरावट की शुरू होती है। देखो जैसे हमने बताया, मतलब कि ये 20 से लेके 30 साल के जो एज होंगे, तो इस एज में क्या होगा कि उसके अंदर जुनून जगेगा, जोश कुछ बड़ा करने का, है ना, मांसपेशी बढ़ेंगे, एकदम बॉडी बढ़ेगा, विचार होंगे, अलग-अलग भावनाएँ आएँगे, अलग-अलग जुनून, आग, कुछ बड़ा करने का, कुछ अलग सा करने का। उसके बाद ये जुनून 30 साल के बाद धीरे-धीरे लो होने जाता है, ठीक है? लो होने लगता है। उसका संज्ञानात्मक, संज्ञानात्मक क्या होता है भैया? संज्ञानात्मक में ये आ जाता है, जब लोग एक सच सकारात्मक और सकारात्मक और नकारात्मक विचार से लड़ रहे होते हैं। और जिसमें सकारात्मक की क्या होती है, जीत होती है। संज्ञानात्मक मतलब कि अपने लाइफ के बारे में सोचना, है ना, भविष्य जिसके साथ संबंध बन मतलब जिसके साथ रिलेशन में है, उनके साथ भी मतलब अच्छे व्यवहार करना, गाँव समाज के साथ अच्छे व्यवहार करना, ये है आपका संज्ञानात्मक विकास, ठीक है? तो पियाजे के सिद्धांत के अनुसार इनकी आगे बढ़कर उत्तर औपचारिक चिंतन कहा जाता है, ठीक है? मतलब कि संज्ञानात्मक विकास क्या कर रहा है, जब
आगे बढ़ जाए, मतलब कि इस एज के बाद 30 साल के बाद 30-40 के बाद वयस्क जब होने लगे, तो ये उत्तर औपचारिक चिंतन में प्रवेश करता है। वयस्क अब केवल तर्क नहीं करते, बल्कि वे समझते हैं कि सत्य सापेक्ष हो सकता है। मतलब कि इस समय व्यक्ति जो है कि भावना, इसकी जो भावनाएं होती है दुनिया दुनिया को, दूसरे को समझने की हो जाती है। ठीक है, तो यही मैंने आपको बताया अभी। अगला है मनोसामाजिक विकास। ठीक है, एरिक्सन के अनुसार यह चरण घनिष्ठता बनाम अलगाव का एक है। संबंध व्यक्ति को प्रेम की ओर सफल सफल संबंध व्यक्ति को क्या करते हैं, प्रेम की ओर ले जाते हैं। मतलब अगर कोई सफल संबंध है, मतलब अगर वो लाइफ में बड़ा हुआ है, सफल बना है, तो वो प्रेम, उनके बाद ना वो व्यक्ति प्रेम की ओर जाता है। वो चाहता है भाई अब प्रेम से जिया जाए। और सफल नहीं होने के बाद सबसे पहला उसका एक टारगेट होता है संघर्ष करके सफल होना। जबकि असफलता से अकेलेपन और हताश दे सकती है। मतलब जब असफलता होता है तो उन समय उन्हें अकेलापन महसूस होता है। सफल होने के बाद उन्हें उनके साथ मतलब जो भी व्यक्ति होते हैं, प्रेमी प्रेमिका, तो वो एक साथ सही जीवन बिताना चाहते हैं। ठीक है, वो खुश रहना चाहते हैं। हो गया। यह अवस्था चुनौतियों और अवसरों का संगम है, जहाँ लिए गए निर्णय व्यक्ति के पूरे जीवन की दिशा तय करती है। चलो चलो, अब देखिए आपका नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 9। काम काज निजी जीवन संतुलन क्या है? काम काज निजी जीवन संतुलन के मॉडलों का वर्णन कीजिए। देखिए, काम काज निजी जीवन संतुलन, तो ये क्या है? काम काज निजी जीवन संतुलन का मतलब है कि काम और निजी जीवन के बीच सही संतुलन बनाए रखना। ठीक है, काम और निजी जीवन के साथ एक सही संतुलन बनाए रखना क्या कहलाएगा? काम काज निजी संतुलन। ठीक है, तो अब हमें और भी अच्छा समझते हैं। जैसे कि मान लो कि काम भी अच्छे से करें और परिवार, आराम तथा स्वास्थ्य को भी समय दें। ठीक है, मतलब काम भी कर लें और परिवार को भी समय दें, खुद खुद को खुशहाल भी कर लें। ठीक है, खुद को खुश भी रखें। तो यही हो जाएगा, जब ये दोनों काम करेंगे तभी काम काज क्या होगा, निजी जीवन संतुलन कहलाएगा। ठीक है, और काम निजी काज निजी जीवन संतुलन के मॉडल, तो इनके कई मॉडल्स हैं। तो सबसे पहले इसको समझते हैं पढ़ते हुए। काम का निजी जीवन संतुलन का तात्पर्य एक ऐसे प्रबंधनीय स्थिति से है जहां व्यक्ति अपने कार्यस्थल की मांगों और अपनी व्यक्तिगत, पारिवारिक एवं सामाजिक जरूरतों के बीच न्यायपूर्ण संतुलन क्या करते हैं, बनाए रखते हैं। तो इनकी महत्व की अगर बात करें तो आधुनिक युग में बढ़ते कार्यभार, वर्क फ्रॉम होम और तकनीकी हस्तक्षेप के कारण जीवन की सीमाएं धुंधली हो गई है। उचित संतुलन न होने से व्यक्ति मानसिक रोगों और शारीरिक थकान की क्या हो गए, शिकार हो गए हैं। तो इनके मॉडल के अकॉर्डिंग बात किया जाए तो भैया स्पिल ओवर, तो स्पिल ओवर मॉडल, ये देखो ये सब हम लोग ऊपर में चर्चा कर चुके थे। आई होप देखिए ये क्वेश्चन है ना, ऊपर से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखो रिपीटेड क्वेश्चन एग्जाम में आपको घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने पहले भी देखा था। ठीक है, काम का संतुलन। ठीक है, काम का संतुलन ये पहले भी पढ़ा था, लेकिन क्वेश्चन को घुमा दिया गया। मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे देखिए, देखिए क्वेश्चन को घुमा घुमा के पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोगों को घबराना नहीं है। आप लोगों को सामना करना है क्वेश्चन से। ठीक है, क्वेश्चन का क्या करना है, सही से सामना करना है। या देखिए अभी आपको दिखाता हूँ, क्वेश्चन को अलग टाइप से पूछ लिया। देखो, काम का संतुलन या फिर कार्य जीवन संतुलन, देखिए दोनों सेम ही क्वेश्चन है, देख लिया। तो मतलब कि आपको क्वेश्चन इस तरह से घुमा के पूछ देंगे ना, आप घबरा जाओगे, भाई ये क्या बात है। ठीक है, आप सोचोगे ये अलग क्वेश्चन है, ये अलग क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है। देखो वही क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन को रिपीट हो, मैंने खुद ट्रिक किया, लेकिन सोच लो कि यहाँ मैंने जब पढ़ा अच्छा से तो अभी पता चला कि ये वही क्वेश्चन है, सोच लो। तो इसीलिए कहता हूँ एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो मैंने आप लोगों के लिए रिपीटेड क्वेश्चंस को रखा है जो आपके एग्जाम में आएंगे। तो इसीलिए आप लोग जितना जल्दी हो सके ये पीडीएफ व्हाट्सएप से परचेज कर लो और अच्छे से एग्जाम का तैयारी करो। ठीक है, अच्छे से एग्जाम का तैयारी करो, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले आप लोग इसे परचेज कर लो। चलिए अब देखो, इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख सकते हैं। नौ नंबर हो गया, अब हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन है आपका, समकालीन उदाहरणों को देते हुए पहचान के संकेतकों की व्याख्या कीजिए। तो देखिए, समकालीन उदाहरण, ठीक है, समकालीन मतलब वर्तमान काल में। ठीक है, वर्तमान काल में होने वाले
ठीक है? पहचान, वर्तमान काल में जो पहचान है, वो पहचान कैसे होती है? वर्तमान काल में अगर किसी चीज़ की पहचान किया जाए, किसी व्यक्ति का पहचान करवाना हो, तो उस समय कैसे किया जाता है? इस समय की बात करें, आज के टाइम की बात करें, ठीक है? आज के जनरेशन की बात करें, तो भैया यहाँ पे क्या, अभी के अकॉर्डिंग भी वही बात है भाई, लैंग्वेज तो देखा जाता है, ठीक है? पहचान में भाषा देखा जाता है कि कौन-सा भाषा है। क्योंकि व्यक्ति की जो भाषा है वो बता देता है कि वो भोजपुरी बोलते हैं। जैसे अगर वो भोजपुरी बोलेगा, तो भाई आप समझ लेंगे कि भोजपुरी कहाँ पे बोले जाते हैं, कहाँ पे होंगे ये लोग, ठीक है? तो लैंग्वेज के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो हिंदी, भोजपुरी, है ना? उर्दू, अलग-अलग लैंग्वेज बोलते हुए आपको दिखेंगे लोग, ठीक है? इस तरह से जैसे मान लो कोई उर्दू लैंग्वेज में बोल रहे हैं, तो उससे आप पहचान सकते हैं ना कि वो मुस्लिम है, ठीक है? तो कोई हिंदी में बात करते हैं, तो उनमें हिंदी में तो ऐसे नॉर्मली हर कोई बात करते हैं, बट एक तरीके से पहचाना जाए, तो जैसे कि भोजपुरी हो, अंग्रेजी हो, तो भोजपुरी ज़्यादातर कहाँ बोले जाते हैं भैया? भोजपुरी ज़्यादातर भाई यूपी में बोले जाते हैं, बिहार में बोले जाते हैं, ठीक है? इस तरह से संस्कृति से भी हम लोग पहचान लेते हैं, किससे? संस्कृति से भी हम लोग पहचानते हैं। तो रीति संस्कृति में हम लोग क्या देखते हैं? संस्कृति में देखते हैं, संस्कृति में हम लोग क्या देखते हैं? रीति-रिवाज को देखते हैं। क्या देखते हैं? रीति-रिवाज को देखते हैं। ठीक है? रीति-रिवाज। संस्कृति में रीति-रिवाज देखते हैं, पहनावा देखते हैं, ठीक है? परंपराएँ देखते हैं और दूसरा पहचान हम लोग त्योहार को मनाने से, अगर मान लो कि हम लोग पूजा-पाठ करते हैं, दशहरा मनाते हैं, छठ, दिवाली, होली, तो हम हमें क्या कहलाते हैं कि भाई हम हिंदू हैं, ठीक है? इस तरह से भी हम लोग पहचान करते हैं। तो चलिए इसमें क्या लिखा है, किस तरह से मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। समकालीन युग में पहचान केवल नाम या पेशे तक सीमित नहीं है, बल्कि यह कई सूक्ष्म संकेतकों से निर्मित होती है, जो डिजिटल और वैश्विक दुनिया में बदल रहे हैं। ठीक है? पहचान के प्रमुख संकेत को अगर बात करा जाए, तो डिजिटल पहचान अब क्या है? तो वर्तमान समय में डिजिटल पहचान क्या आता है? तो डिजिटल पहचान क्या है? डिजिटल पहचान डिजिटल पद चिन्ह के द्वारा आज के समय में सोशल मीडिया प्रोफाइल पहचान का एक बड़ा संकेतक है, ठीक है? मतलब कि आजकल अगर किसी को जानना हो, तो वो सोशल मीडिया खोलकर उनके बारे में डिटेल्स जान सकता है, मतलब कि इंस्टा के जरिए, फेसबुक के जरिए, ठीक है? ट्विटर के जरिए, लिंक्डइन के वो क्या कहते हैं, हाँ, ट्विटर के जरिए हो गया, तो लिंक्डइन के जरिए हो गया, तो आगे कई चीज ऐसे होते हैं, उनसे जान जाते हैं। ये व्यक्ति क्या पोस्ट करता है, किन विचारधाराओं का समर्थन करता है, यह उसकी सामाजिक पहचान तय करता है। कौन? है ना? डिजिटल पद चिन्ह, ठीक है? जैसे उदाहरण की बात किया जाए, तो किसी व्यक्ति का लिंक्डइन, क्या? लिंक्डइन प्रोफाइल उसकी पेशेवर पहचान और विशेषज्ञता को प्रदर्शित करता है, दर्शाता है। दूसरा उपभोग शैली, यहाँ पे उपभोग की शैली, हम क्या खरीदते हैं, कौन से ब्रांड का उपयोग करते हैं, यह हमारी जीवन शैली और वर्ग की पहचान होता है। मतलब कि सोशल मीडिया से हम ये देख रहे हैं कि भाई हमारा क्या शौक है, हम क्या खाते हैं, हमको क्या खाना पसंद है, क्या पहना ओढ़ना पसंद है, किसे बोलना पसंद है, तो सोशल मीडिया से भी हम लोग पहचान कर लेते हैं। ठीक है? बताओ, आज के सिस्टम, आज के जनरेशन समकालीन के अकॉर्डिंग, ठीक है? उसके बाद उदाहरण आप लोग पढ़ लो, भाषा और संवाद। वैश्विक के दौर में बहुभाषी होना या फिर विशिष्ट लहजे का प्रयोग करना सांस्कृतिक पहचान और संकेतक है। मतलब कि आज के समय में आप देखे होंगे ना, अब वर्ल्ड के कनेक्टेड के अकॉर्डिंग, यानी कि ग्लोबलाइजेशन के अकॉर्डिंग पूरा विश्व में अब एक दूसरे का मतलब क्या होता है, लैंग्वेज भी क्या होते हैं, शेयर हो रहे हैं। ठीक है? दूसरे देश में भी हमारा लैंग्वेज बोले जा रहे हैं, हमारे देश में भी हम दूसरे देश का लैंग्वेज बोल सकते हैं, तो यहाँ पे कनेक्ट हो रहे हैं। तो आजकल अब ये भी नहीं देख सकते हैं कि भाई आजकल की एक पहचान की हिंदुस्तान में सिर्फ हिंदी ही बोलेंगे। हिंदुस्तानी होने के बाद इंग्लिश भी बोलते हैं, उर्दू, फारसी, चाइनीज, है ना? अलग-अलग टाइप से भी लोग यहाँ पे सीख कर आते हैं, सीखते हैं। किसके जरिए? वैश्वीकरण के जरिए। आगे आगे है आपका व्यावसायिक संबंधता। स्टार्टअप संस्कृति के उदय के साथ उद्यमी फ्रीलांसर होना स्वायत्त की क्या है, नई पहचान बन गया है। ठीक है? तो चलिए इस तरह से आप यहाँ पे पढ़ लो, खत्म हो गया। पहचान अब स्थिर नहीं बल्कि यह निरंतर विकसित हो रही है। समकालीन उदाहरण बताते हैं कि तकनीक, बाजार और व्यक्तिगत चुनाव मिलकर यह तय करते हैं कि दुनिया हमें किस नजरिए से देखेगी। पहचान के संकेतक व्यक्ति की स्वायत्तता और समाज के साथ उसके संबंधों के क्या है, प्रतिबंध है।
चलो क्वेश्चन नंबर आप देखिए 11 देखते हैं। युवा पहचान और पर वैश्वीकरण के प्रभाव पर चर्चा कीजिए। ठीक है, किसके? युवा पहचान पर। आप लोग सबसे पहले युवा पहचान से पहले वैश्वीकरण की बातों को समझ लीजिए। वैश्वीकरण क्या है? आप लोग जानते होंगे, मैंने काफी अभी कुछ देर पहले भी तो वैश्वीकरण के बारे में चर्चा किया। तो देखिए वैश्वीकरण समझ जाइए। वैश्वीकरण का मतलब क्या है कि दुनिया जो है वो अलग-अलग देशों का आपस में क्या कर रहे हैं, दुनिया अलग-अलग देशों को आपस में जोड़ रहे हैं। दुनिया अलग-अलग संस्कृति को आपस में जोड़ रहे हैं। ठीक है? अलग-अलग संस्कृति का आपस में जुड़ना, एक देश का लैंग्वेज दूसरे लैंग्वेज जाना, एक देश का सामान दूसरे देश जाना, एक देश का पहनावा रहा दूसरे देश जाना, एक देश का मूवी दूसरे देश में चलना। ठीक है, मतलब कि पूरा दुनिया एक गांव के तरह बन गया है। ठीक है, एक गांव के तरह, मतलब कि जैसे कि धरती में पूरा धरती एक जैसा सोच ले लिया। मतलब पूरा धरती क्या हो रहा है, एक वैश्वीकरण बनाया। मतलब पूरा धरती को एक गांव बोला गया। ठीक है, तो गाँव मतलब क्या है कि भाई हम दोनों एक दूसरे से मिलजुल के रहते हैं। जिस तरह समाज गाँव में क्या होते हैं कि हम कभी गाँव में क्या होते हैं, लोग अगल बगल के लोग रहते हैं, जो गाँव के जो भी स्थिति होता है, बुरा स्थिति हो फिर भी गाँव लोग एक दूसरे से मिलकर एक दूसरे का साथ देते हैं ना, प्रेम पूर्वक बातें करते हैं। आज उनका क्या कहते हैं, कुछ अगर कुछ जरूरत पड़े आज उनको वो मदद कर देते हैं, वो हमें मदद कर देते हैं। तो ये क्या है भाई, ये भी तो यही तो वैश्वीकरण होता है। लेकिन ये गांव की तुलना नहीं, हम पूरा वर्ल्ड को ऐसे जुड़े हैं। जैसे कि पूरे वर्ल्ड में जैसे इंटरनेट, सोशल मीडिया, व्यापार, शिक्षा, ठीक है, फिल्म, संस्कृति आदि क्या है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये क्या है भाई, वैश्वीकरण है। चलो अब देखो वैश्वीकरण में युवा पहचान। तो युवा पहचान क्या है, वैश्वीकरण में की बात करें तो युवा पहचान वैश्वीकरण क्या है? युवा पहचान पर वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़े? तो युवा पहचान पर की अगर बात करें तो नई संस्कृति का प्रभाव देखने को मिला। क्या मिला? सबसे पहले अगर बात करें तो नई संस्कृति का प्रभाव देखने को मिला। क्या भाई? नई संस्कृति का प्रभाव, क्या नई संस्कृति का प्रभाव? आज के युवा विदेशी भाषा, कपड़े, खाना, संगीत और लाइफस्टाइल को अपनाने लगे हैं। इससे उनकी सोच क्या हो गई है, बदल गई है। ठीक है, मतलब कि विदेशी, यहाँ के लोग विदेश का खाना को खाना पसंद कर रहे हैं, विदेश का पहनावा पसंद कर रहे हैं। ठीक है, और बात दूसरा करें कि इसमें सोशल मीडिया की बात करें तो यहाँ पे सब बात है। दूसरा सोशल मीडिया के जरिए जैसे कि इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, इन सब से भी लोग पूरे वर्ल्ड से कनेक्ट हो रहे हैं, पूरा वर्ल्ड से जुड़ रहे हैं। ठीक है, कैरियर और शिक्षा के अवसर की अगर बात करें, कैरियर में बात करें, देखो यहाँ से क्या है कि इंडिया से दूसरे देश जाते हैं पढ़ने के लिए, अमेरिका, ठीक है, अलग अलग जगह जाते हैं पढ़ने के लिए। ठीक है, तो अलग अलग जगह जाके करते हैं, पढ़ाई करते हैं। तो अब देखो ये इंडिया से जो गया कहाँ, अमेरिका पढ़ने, तो यहाँ से अमेरिका गया पढ़ने क्यों भाई? उन्हें अगर अगर ऐसा लगता कि वो दूसरा देश है वहां नहीं जाऊंगा तो क्या जाता? नहीं जाता। ये किसके कारण? वैश्वीकरण के कारण। भाषा और बोलचाल में भी अगर प्रभाव देखने को मिलता होगा। युवा जो है कि अपनी भाषा, इंग्लिश वर्ड, आप देखे होंगे पूरा वर्ल्ड जो है कि एक ऐसा लैंग्वेज का यूज कर रहा है जो पूरे वर्ल्ड कर रहा है। मतलब कि हम वर्ल्ड के किसी कोने में भी जाए तो इंग्लिश एक ऐसा लैंग्वेज है जो पूरी वर्ल्ड को जोड़ के रखा है। वैश्वीकरण में मजबूत एकदम संबंध स्थापित किया है लैंग्वेज का। कौन? इंग्लिश। पूरे वर्ल्ड में चलता है, पूरा वर्ल्ड में आप कुछ भी नहीं जानते, इंग्लिश जानते हो तो पूरा वर्ल्ड घूम के आ सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आपको देखने को मिलते होंगे युवा की पहचान। तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग थोड़ा पढ़ लेते हैं। युवा वैश्वीकरण ने समकालीन युवाओं की पहचान को एक वैश्विक स्वरूप प्रदान किया। आज का युवा केवल अपने स्थानीय परिवेश से ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय संस्कृतियों और विचारधाराओं से भी अपनी पहचान निर्मित कर रहा है। प्रभाव के प्रमुख बिंदु की अगर बात करें तो सांस्कृतिक संकरण। पहला प्रभाव क्या देखने को मिलता है? सांस्कृतिक संकरण। इसमें क्या है कि युवाओं के खान पान, पहनावे और भाषा में हिंगलिश या फिर फ्यूजन फूड जैसे बदलाव देखने को मिलते हैं। वे वैश्विक रुझानों को अपनाते हुए भी अपनी जड़ों से जुड़े जुड़े रहने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। मतलब कि दूसरे देश का खाना, चाइनीज फूड को यहाँ पे ज्यादातर आप देखो, आप इंडिया में अधिकतर वो क्या खाएगा? बर्गर, चाउमीन, हऊ हैन टेन, बहुत चीज खाने खा लेते हैं। अपना खाना छोड़ के, घर का खाना छोड़ के बाहर का खाना खाएंगे। भाई ये सब भी गलत है ना। ठीक है, और ये फूड पॉइजन का काम करता है। दूसरा यहाँ पे देखिए क्या है, प्रभाव डिजिटल पहचान की। इंटरनेट और सोशल मीडिया ने युवाओं को एक ऐसी आभासी पहचान दी है जो भौगोलिक सीमाओं से मुक्त है। वे वैश्विक मुद्दों जैसे कि जलवायु परिवर्तन पर भी अपनी राय रखते हैं।
अगला है करियर और आकांक्षाएं। वैश्वीकरण ने करियर करियर के वैश्विक अवसर खोले हैं, जिससे युवाओं में प्रतिस्पर्धा और महत्वाकांक्षी बढ़ी है। अब उनकी पहचान उनके स्थानीय पेशे तक सीमित नहीं, मतलब कि वर्ल्ड के ग्लोबलाइजेशन के जरिए, वैश्वीकरण के जरिए युवाओं के क्या होंगे कि एक देश से दूसरे देश, पूरा वर्ल्ड में पहचान बन रहा है। ठीक है। मूल्यों का संघर्ष। एक तरफ जहां वे उदारवादी और आधुनिक मूल्यों को अपना रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ वे अपनी पारंपरिक पहचान को खोने के डर से पहचान के संकट का भी सामना कर रहे हैं। तो इस तरह से यह प्रक्रिया युवाओं को अधिक जागरूक और स्वतंत्र बना रही है, लेकिन साथ ही उन पर मानक अनुरूप दिखने और व्यवहार करने का मानसिक दबाव भी बढ़ रहा है। चलो अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 देखते हैं। पहचान विकास के संदर्भ में शैक्षिक संस्थान की भूमिका पर चर्चा कीजिए। किस पे? पहचान विकास के संदर्भ में। तो चलिए, तो शैक्षिक संस्थान केवल ज्ञान के केंद्र ही नहीं होते, बल्कि पहचान निर्माण की क्या होते हैं? प्रयोगशाला के रूप में कार्य करते हैं। परिवार के बाद स्कूल कॉलेज ही वे स्थान होते हैं जहां व्यक्ति की सामाजिक और व्यक्तिगत क्या होती है? पहचान आकार लेती है। संस्थाओं का अगर योगदान की बात करें तो सामाजिक तुलना और फीडबैक। छात्र अपने साथियों के साथ खुद की तुलना करते हैं। शिक्षकों द्वारा दी गई प्रशंसा या आलोचना उनकी आत्म छवि को क्या करते हैं? सुदृढ़ या फिर कमजोर करती है। दूसरा, कौशल और योग्यता का बोझ। विभिन्न शैक्षणिक और सहपाठ्य चर्चा गतिविधियों में भाग लेने से छात्र अपनी क्षमताओं को पहचानते हैं और खुद को खिलाड़ी के रूप में देखता है और कोई कलाकार के रूप में। ठीक। अगला है आपका मूल्य प्रणाली का विकास। संस्थान अनुशासन, टीम वर्क और नेतृत्व मूल्यों को आत्मसात कराते हैं, जो व्यक्ति की नैतिक पहचान का हिस्सा बनते हैं। नेक्स्ट आपका भूमिका परीक्षण। कॉलेज का वातावरण युवाओं को विभिन्न भूमिका और विचारधाराओं को आजमाने का क्या करती है? प्रयास करती है, अवसर देता है, जिससे वे अपनी अस्थायी व्यावसायिक और व्यक्तिगत पहचान की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 13 है, युवाओं की पहचान के विकास पर शैक्षणिक। देखो ये 2 बार ले लिया गया, सॉरी इसके लिए सॉरी। यहाँ 12 नंबर में वही है, 13 नंबर में वही, सॉरी 2 बार ले लिया गया है, कोई दिक्कत नहीं। चलो क्वेश्चन 14 है, पहचान पर सैद्धांतिक दृष्टिकोण का समीक्षात्मक मूल्यांकन कीजिए। पहचान को समझने के लिए मनोवैज्ञानिक और समाजशास्त्री दोनों दृष्टिकोण अनिवार्य है। इनका मूल्यांकन हमें व्यक्ति और समाज के अंतर संबंधों को समझने में मदद करता है। प्रमुख दृष्टिकोण और का विश्लेषण कर देखा है तो मनोसामाजिक दृष्टिकोण, यह पहचान को संकर और माध्यम की प्रक्रिया मानता है। इसका सकारात्मक पक्ष यह है कि यह जीवन भर के विकास पर ध्यान देता है, लेकिन इसकी आलोचना इस आधार पर की जाती है कि सांस्कृतिक भिन्नताओं को नजरअंदाज करता है। दूसरा, सामाजिक संज्ञानात्मक दृष्टिकोण। तो इस दृष्टिकोण में क्या यह मानता है कि पहचान दूसरों के अवलोकन और बातचीत से बनती है। यह व्यक्ति की स्वयं की एजेंसी को क्या करती है? महत्व देती है, लेकिन जैविक कारकों को कमतर आंकते हैं। उत्तर आधुनिक दृष्टिकोण यह कहता है कि पहचान स्थिर नहीं बल्कि तरल है। आज के समय में व्यक्ति एक साथ कई पहचान रख सकता है कि नहीं? यह दृष्टिकोण आधुनिक जटिलता को समझ आता है, परंतु यह पहचान की निरंतरता वाले पक्ष को कमजोर कर देता है। अगला क्या है निष्कर्ष में कि पहचान का निर्माण एक बहुआयामी प्रक्रिया है, जिसमें आंतरिक भावनाएं और बाहरी सामाजिक संरचनाएं दोनों समान रूप से सक्रिय रहती है। नेक्स्ट है आपका स्टूडेंट्स किशोरावस्था। क्वेश्चन 15, किशोरावस्था के समय होने वाले सामाजिक विकास पर चर्चा कीजिए। तो देखिए, किशोरावस्था पहले सबसे पहले ये समझ जाएंगे तभी तो समझ में आएगा। तो किशोरावस्था क्या होता है? 12 साल से लेकर 18 साल तक की एज। ठीक है। इस समय जो भी परिवर्तन आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कि मूंछ आना, ठीक है, मूंछ आना, लंबाई बढ़ना, ठीक है, एक मैच्योरिटी की ओर जाना, तो इस तरह से ये क्या होता है, बाल उगना, है ना, प्राइवेट पार्ट पे। तो इस तरह से क्या होता है, ये किशोरावस्था की शुरुआत माना जाता है। ठीक है। तो यही पर आप देखो किशोरावस्था में होने वाले जो सामाजिक विकास है ये क्या है, इसको समझेंगे। चलिए, किशोरावस्था वह संधि काल है जहां व्यक्ति परिवार की निर्भरता से निकलकर समाज में अपनी जगह बनाना शुरू करता है। इस दौरान सामाजिक संबंधों का स्वरूप पूरी तरह बदल जाता है। सामाजिक विकास के
के प्रमुख लक्षण इसमें क्या देखने मिलते हैं? तो इसमें साथियों की प्रधानता। किशोरों के लिए माता-पिता की तुलना में अनेक दोस्तों की राय अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। इस समय क्या होता है कि किशोरावस्था में जो परिवर्तन देखने मिलते हैं, क्या मिल रहे हैं कि जो माता-पिता है, उनसे ध्यान भटक के दोस्तों की ओर अब आकर्षित होने लगते हैं। ठीक है? वो पीयर प्रेशर का अनुभव करने लगते हैं, आप सोच सकते हो, और उस समूह का हिस्सा बनना चाहते हैं। मतलब कि एक लड़का एक लड़की से जुड़ाव करने को चाहते हैं, ठीक है? और लड़की लड़का से। ऐसा भी आपको देखने को मिलता है। और इसमें विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण होती है, मतलब कि अ, अगर उनकी अगर सेक्स की बात करें, अगर वो मेल है या फिर फीमेल है, तो मेल फीमेल से कनेक्ट होना चाहते हैं और फीमेल मेल से कनेक्ट होना चाहते हैं, ठीक है? इस तरह से आपको देखने को मिलते हैं किशोरावस्था में, ठीक है? और इसकी अलग ही तरफ होने लगती है। इस अवस्था में रोमांटिक संबंधों और आकर्षण की जो है क्या होती है, वो शुरुआत होना स्टार्ट हो जाता है, जो उनके सामाजिक व्यवहार और समय को वो क्या करते हैं, प्रभावित करती है। अगला क्या है? स्वायत्तता की खोज। किशोरों किशोर अपने निर्णय स्वयं लेना चाहते हैं। इससे अक्सर परिवार में द्वंद्व उत्पन्न होता है, लेकिन यह विकास का एक आवश्यक हिस्सा है। इस समय क्या होता है, जो किशोर होते हैं वो खुद का निर्णय लेना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मैं जो करूँ वो सही है। ठीक है? मैंने जो सोचा है, मैंने जो प्लान किया है वो सही है। तो इस तरह से करने लगते हैं। तभी माँ-बाप से थोड़ा हट के भी माइंड में विचार चलने लगते हैं। ठीक है? सामाजिक जिम्मेदारी का अगर बोझ की बात करें तो वे समाज, राजनीति और न्याय जैसे व्यापक मुद्दों पर अपनी राय बनाना शुरू करते हैं। उनमें प्रो सोशल व्यवहार, दूसरों की मदद करना का भी ये विकास हो जाता है। हो गया सिंपल। क्वेश्चन नंबर 16 है स्टूडेंट आपके सामने। अंतः पीढ़ीगत संबंध के विभिन्न मॉडलों की व्याख्या कीजिए। तो अंतः पीढ़ीगत अगर संबंध की बात करें तो जो लोग लगभग एक ही उम्र या फिर एक ही समय की पीढ़ी से होते हैं, क्या पीढ़ी से क्या होते हैं, एक ही, क्या समझो, फिर समझो। अंतःगत पीढ़ीगत संबंध क्या होते हैं? जो लोग लगभग एक ही उम्र, एक ही क्या एज या फिर एक ही समय की पीढ़ी से होते हैं, उनके बीच के रिश्ते को अंतः पीढ़ीगत संबंध कहते हैं। जैसे कि दोस्तों के बीच का रिश्ता, मतलब कि एक दोस्त है 15 साल की, उनके दूसरा दोस्त भी है 15 साल की, 15 साल की, ठीक है? 15 साल, 16 साल, ठीक है? या फिर अपने क्लास फ्रेंड की अगर बात करें, क्लास फ्रेंड में मतलब कि 1-2 साल का डिफरेंस में आपको दोस्त देखने को मिलते हैं, ठीक है? उसके बाद भाई-बहन का रिश्ता, तो ये अंतःपीढ़ी, मतलब भाई-बहन का रिश्ता क्या है? भाई-बहन के रिश्ता की बात करें, तो देखो, मान लो कि भाई है 12 साल की, बहन है 15 साल की, ठीक है? बहन है 16 साल की, बहन 17 साल की। तो ये अंतःपीढ़ीगत रिश्ता हो गया है, अंतःपीढ़ीगत संबंध हो गया, ठीक है? एक ही उम्र के छात्रों का संबंध, युवाओं के आपसी संबंध, जैसे युवा, कोई युवा है, ठीक है? मान लो कि 17 साल के हैं, कोई 19 साल के हैं, कोई 18 साल के हैं, तो ये अंतःपीढ़ीगत संबंध में आ जाएँगे, ठीक है? तो आई होप समझ में आया होगा। चलो, अंतःपीढ़ीगत संबंध परिवार के भीतर विभिन्न पीढ़ियां, जैसे कि दादा दादी, पिता और बच्चे के बीच आपसी तालमेल को दर्शाते हैं, ठीक है? अब देखो, पीढ़ी का मतलब समझ रहे हैं ना, कि पीढ़ी जो चली आ रही है, पीढ़ी मतलब जो चली आ रही है फिर पुराने समय से, ठीक है? पुराने मतलब दादा दादी से, पापा से, मम्मी से, नाना-नानी से, जो पीढ़ी से चलते आ रहा है। अंतः संबंध, तो उस समय उनके क्या रोल थे, उस समय लोग कैसे रहते थे, ठीक है? तो ये भी आपका अंतःपीढ़िगत संबंध में आ जाता है। चलो, प्रमुख मॉडल की बात करें तो एकजुटता मॉडल दिखाया क्या है इसमें, यह मॉडल पीढ़ियों के बीच भावनात्मक लगाव, साझा मूल्यों और आपसी सहायता पर जोर देता है। इसमें परिवार के सदस्य एक दूसरे के प्रति बहुत क्या होते हैं, सहायक होते हैं। दूसरा द्वंद्व मॉडल, यह पीढ़ियों के बीच विचारों के अंतर और सत्ता के संघर्ष को क्या करता है, दिखाता है। सत्ता के संघर्ष को क्या करता है, दिखाता है। पुराने मूल्य और नए विचारों के बीच टकराव इस मॉडल का क्या होता है, मुख्य केंद्र होता है। अगला है आपका उभय उभय भावी मॉडल। यह सबसे यथार्थवादी मॉडल है। यह मानता है कि एक ही समय में दो पीढ़ियों के बीच प्यार और तनाव दोनों हो सकते हैं, ठीक है? सदस्य एक दूसरे से जुड़े भी रहना चाहते हैं और अपनी स्वतंत्रता भी चाहते हैं। अगला है अलगाव मॉडल, ठीक है? इसमें पीढ़ियां
पीढ़ियों के बीच बातचीत और निर्भरता बहुत कम हो जाती है, जो अक्सर आधुनिक शहरी जीवन की क्या विशेषता है। हो गया। अगला है स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 17, पहचान विकास प्रभावित वाले शैक्षणिक वातावरण। देखो मतलब कि एक क्वेश्चन को कई बार घुमा के पूछे गए हैं और इसे यहाँ पर लिया गया है। तो आप इस तरह से आप यहाँ पे इसलिए दिया गया है कि आप लोग ये देखो कि क्वेश्चन कैसे घुमा के पूछे जा रहे हैं, एक ही क्वेश्चन को अपने तरीके से आपको आंसर देना है। तो उसी प्रकार क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखो आक्रामकता, आक्रामक व्यवहार, तो ये मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में ही आपको दूसरा नंबर क्वेश्चन में बता दिया था। आक्रामक में गुस्सा है ना, हिंसा, ये सब आपको देखने को मिलता है। तो इस तरह से आक्रामक व्यवहार भी मैंने बता दिया था। युवा पहचान पर वैश्वीकरण, मतलब कि एक ही क्वेश्चन को कई बार देखने को आपको मिल रहा है। ठीक है। उसके बाद आपका आता है शॉर्ट क्वेश्चंस। क्या आते हैं? शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं। मतलब कि ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि आपके 10 मार्क्स में पूछे जाते हैं। चलो, युवा संस्कृति की विशेषताएं। क्या विशेषता है? समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण से युवा संस्कृति उन साझा मूल्यों, प्रतीकों और व्यवहारों का प्रतिनिधित्व करती है जो युवाओं को एक विशिष्ट उप समूह के रूप में स्थापित करते हैं। इसकी प्रमुख विशेषता सांस्कृतिक स्वायत्तता है, जहां युवा अपने संगीत, फैशन और विशिष्ट शब्दावली के माध्यम से वयस्कों के प्रतिमानों को चुनौती देते हैं। यह संस्कृति अक्सर सहकर्मी समूह के प्रति अत्यधिक निष्ठा और सामूहिक पहचान द्वारा संचालित होती है। आधुनिक दौर में यह संस्कृति डिजिटल तकनीक और सोशल मीडिया से गहराई से जुड़ी है, जिससे यह वैश्विक रुझानों और उपभोक्तावाद से निरंतर प्रभावित होती रहती है। संक्षेप में यह नई पीढ़ी द्वारा अपनी स्वतंत्र पहचान बनाने की एक सामूहिक रचनात्मक प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर आपका 20 है, सामाजिक विकास में हम उम्र साथियों का महत्व। व्यक्ति के सामाजिक विकास के क्रम में हम उम्र साथी एक समानांतर समाजीकरण की भूमिका निभाते हैं, जो परिवार की सत्तावादी संरचना से भिन्न होती है। इस समूह में अंतःक्रिया का आधार पारस्परिकता और समानता होता है, जिससे व्यक्ति में नेतृत्व, साझा करना और संघर्ष समाधान जैसे कौशलों का विकास होता है। साथियों के बीच प्राप्त होने वाली सामाजिक स्वीकृति व्यक्ति के आत्मप्रत्यय को सुदृढ़ करती है। यह समूह किशोरावस्था के दौरान एक सुरक्षित वातावरण प्रदान करता है, जहां युवा अपनी नई पहचान और सामाजिक भूमिकाओं का परीक्षण कर सकता है। यही अनुभव भविष्य के सामाजिक व्यवहार और परिपक्वता की ठोस की नींव रखते हैं। अंतःपीढ़ीगत संबंध, ये मैंने आपको बताया भी था। अंतःपीढ़ीगत संबंध परिवार के भीतर विभिन्न आयु वर्गों जैसे दादा दादी, माता पिता और बच्चे के बीच आपसी संवाद और तालमेल की प्रक्रिया है। यह संबंध मुख्य रूप से 3 तरीकों से चलता है। पहला, एकजुटता, जहां पीढ़ियों एक दूसरे के भावनात्मक ठीक है, आर्थिक या भावनात्मक सहयोग देती है। दूसरा, सांस्कृतिक प्रपोषण, ठीक है, सांस्कृतिक क्या, पारेषण, जिसके माध्यम से परिवार के नैतिक मूल्य और परंपराएं अगली पीढ़ी तक पहुंचती है। और तीसरा, भावनात्मक जुड़ाव, जो परिवार की एकता को बनाए रखता है। यद्यपि आधुनिक जीवनशैली के कारण कभी-कभी जनरेशन गैप देखा जाता है, परंतु आपसी सम्मान इन संबंधों को परिवार की शक्ति बनाए रखते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 22, जेंडर समाजीकरण और जेंडर भूमिकाएं। इसे भी देखते हैं। जेंडर समाजीकरण वह संरचित क्या है प्रक्रिया है जिसके द्वारा सामाजिक जैविक लिंग को सामाजिक जेंडर में क्या करती है, परिवर्तित कर देता है। यह प्रक्रिया बचपन से ही परिवार, विद्यालय और मीडिया के माध्यम से निर्धारित करती है कि पुरुषों और महिलाओं के लिए कौन व्यवहार उचित है। मतलब कि जैसे ही कोई जेंडर का क्या होता है, जन्म हो जाता है, मतलब कि या तो वो लड़का हो या तो वो लड़की, जैविक लिंग में समझ लो कि वो तो उसकी लिंग जो है, उनकी जो सेक्स है वो क्या है, जैविक मतलब ये क्या है, लड़का है कि वो लड़की है, वो मेल है कि फीमेल है। तो इसके अगर उसको देखा जाए कि मेल और फीमेल के अकॉर्डिंग क्या होना था, समाज में भेदभाव होना स्टार्ट हो जाता है कि मतलब कि जो पुरुष है, अगर वो पुरुष है, उनका जो सेक्स अगर वो पुरुष है या वो मेल है, तो वो कितना पढ़ सकता है, वो कितना आगे जा सकता है, वो कहाँ जा सकता है, वो क्या कर सकता है। लड़कियां अगर है, वो फीमेल है, वो क्या कर सकती है, कहाँ जा सकती है। तो ये सब आपका भेदभाव देखने को समाजीकरण में मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 23 है,
मीडिया और युवाओं पर इसका प्रभाव। समकालीन मीडिया विशेषकर डिजिटल स्पेस युवाओं के संज्ञानात्मक मानचित्र और विश्व दृष्टि को आकार देने वाला प्राथमिक कारण बन गया है। इसका प्रभाव दोहरा है और एक और युवाओं को वैश्विक ज्ञान और रचनात्मक अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करता है, तो दूसरी ओर यह उनमें अवास्तविक अपेक्षाएं और ये उनमें अवास्तविक अपेक्षा और तुलनात्मकहीनता भी पैदा कर सकता है। मीडिया अक्सर सफलता और शारीरिक सुंदरता के ऐसे मानक प्रस्तुत करता है जो युवाओं के आत्मविश्वास को प्रभावित करते हैं। विज्ञापनों और फिल्मों के माध्यम से उपभोक्तावाद का महिमामंडन उनके दृष्टिकोण को संकुचित कर सकता है। अतः मीडिया युवाओं के मूल्य और उनकी सामाजिक सोच को निरंतर दिशा देता रहता है। अगला है आपका सामने कैरियर विकल्प और अभिमुखीकरण। कैरियर विकल्प एवं अभिमुखीकरण में कैरियर का चुनाव और अभिमुखीकरण केवल एक आर्थिक निर्णय नहीं बल्कि यह व्यक्ति के व्यावसायिक आत्म का विस्तार है। यह प्रक्रिया व्यक्ति की आंतरिक क्षमताओं, व्यावसायिक अभिरुचि और बाजार की वास्तविकताओं के बीच एक सामंजस्य स्थापित करने की मांग करती है। आधुनिक युग में कैरियर ओरिएंटेशन अब एक स्थिर चयन के बजाय जीवन भर चलने वाली अनुकूल प्रक्रिया बन गई है। वैश्वीकरण और सूचना क्रांति ने पारंपरिक ढांचों को तोड़कर स्टार्टअप और फ्रीलांसिंग जैसे स्वतंत्र विकल्पों को जन्म दिया है, जो युवाओं को अपनी पहचान को पुनः परिभाषित करने और निरंतर सीखने के लिए प्रेरित करते हैं। अगला है स्टूडेंट्स किशोरावस्था के समय संज्ञानात्मक विकास। किशोरावस्था में मानसिक क्षमताओं का विकास एक क्रांतिकारी दौर से गुजरता है, जिसे जीन पियाजे ने औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के रूप में परिभाषित किया है। इस दौरान किशोरों में अमूर्त चिंतन और उच्च स्तरीय तर्क शक्ति विकसित होती है। वे केवल प्रत्यक्ष वस्तुओं तक सीमित नहीं बल्कि भविष्य की संभावनाओं और काल्पनिक स्थितियों के बारे में भी गंभीर विचार कर सकते हैं। उनमें मेटाकॉग्निशन अर्थात अपने ही सोचने की प्रक्रिया का विश्लेषण करने की क्षमता पैदा होती है। यह बौद्धिक प्रगति उन्हें जटिल सामाजिक समस्याओं को समझने और अपनी विशिष्टता अस्तित्वगत पहचान खोजने में सक्षम बनाती है। तो इस तरह से आपका कंप्लीट हो गया अब, है ना। तो मैंने जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस थे, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन थे, सभी क्वेश्चंस को आप लोगों को करवा दिया है। अब यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे और आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन कर लो एक बार। अब जाके देखो, अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, पीडीएफ को जाके व्हाट्सएप से क्या करना है भैया, परचेस करना है। देख भी सकते हैं कितना इजी लैंग्वेज और प्रीमियम पीडीएफ आपको देखने को मिल रहा है, कहीं ऐसा पीडीएफ नहीं मिलेगा। ठीक है, आप लोग जाके जल्दी से व्हाट्सएप में ये पीडीएफ परचेस कर लो। जो भी पीडीएफ आपके एग्जाम से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट कोड है वो जाके आप लोग परचेस करो, अच्छा से पढ़ो और सब जितने भी आप नोट्स लोगे ना, उन सभी का प्रिपरेशन इसी चैनल में आपको करवाए जाएंगे। सो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। नए इंस्पिरेशन बोलिए मेरे साथ मिलकर, प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो।